हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी अपने एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, ये जो चैप्टर है इसका इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी जीवों का उदाहरण है। ऑप्शन है सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु, हरे शैवाल, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहां आप स्वपोषी जीव का मतलब क्या समझते हैं? स्वपोषी जीव बच्चे वे जीवों को कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का जो निर्माण करते हैं उन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं, जो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जितने भी सभी हरे पौधे हैं वो सब के सब स्वपोषी जीवों में आते हैं, और हम लोग जो है मनुष्य है, जानवर है, ये सब परपोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी जीवों में आपका हरे पौधे आ जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यहां तक कि कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है, तो हम कुछ जीवाणु को भी हम कह सकते हैं स्वपोषी जीवों का उदाहरण है। ठीक है, और हरे शैवाल भी आपका स्वपोषी जीवों के उदाहरण में आता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ऑक्सीजन और सुक्रोज। इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर होगा बच्चे ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा कोई प्रश्न करे कि किस चीज का निर्माण होता है, आपको बताना है ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो किस पदार्थ का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, ये चार मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर बच्चे ए होगा ग्लूकोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C12H22O11, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H6O12। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा C6H12O6 यानी बी नंबर। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है बच्चे, और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित हो जाता है? मतलब यह है बच्चे कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उनमें एक्स्ट्रा हो जाती है, और वो उस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करके रख देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चे स्टार्च होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर स्टार्च होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसी तरह से ये भी प्रश्न है, बट यहां पर प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग है, यहां पौधे ना होकर जंतुओं में पूछ रहा है, तो जंतुओं में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित हो जाती है? तो आपका राइट आंसर ग्लाइकोजेन होगा। क्या होगा? ग्लाइकोजेन। ये इसे जरूर याद रखें। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी शैवाल। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं जो सजीवों को प्रदर्शित करते हैं और कुछ कैरेक्टर निर्जीवों को। जैसे सजीव क्या है? अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप कहते हैं सजीव वो है जो भोजन करता है, वृद्धि करता है, जनन करता है, गति करता है, तो इस आधार पे आप सजीव डिसाइड करते हैं। निर्जीव जो आप कहते हैं कि ये सब जो नहीं करता है वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर विषाणु होगा। विषाणु यानी वायरस।
होता क्या है कि विषाणु के आप कैरेक्टर को देखिएगा तो इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीवों के भी दिखते हैं और कुछ लक्षण निर्जीवों के भी दिखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका विषाणु होगा, यानी कि वायरस। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होता है? जब आप भोजन को थाली में से आप मुख के अंदर लेते हैं, है ना, तो आप मुंह में ही क्या होता है कि लार ग्रंथि होती है जिसमें लार एमिलेस नामक एंजाइम निकलता है, जो वहीं से जो होता है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखना सारे बच्चे कि मनुष्यों में पाचन की जो क्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है कि मानव पाचन तंत्र में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है? प्रोटीन, ये तो आप जानते हैं, प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है, स्टार्च का भी पाचन होता है। सेल्यूलोज का पाचन तंत्र नहीं होता है, वो बेसिकली जानवरों में ये सेल्यूलोज का पाचन होता है, यानी जो घास होते हैं उनमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग सारे बच्चे क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है इसकी जो मोटाई होती है बड़ी आंत से कम होती है। मतलब ये क्या होता है कि मोटाई इसकी कम होती है लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। और बृहद्रांत जो होता है यानी बड़ी आंत जो होता है उसकी लंबाई कम होती है लेकिन मोटाई ज्यादा होती है, ये ध्यान में रखना है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्षुद्रांत है, यानी कि छोटी आंत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आमाशय की जठर ग्रंथियां द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ये याद रखें, जो हमारा आमाशय है यानी अर्थात जो हमारा पेट है, पेट में दीवारों पर ही जठर ग्रंथियां पाई जाती है। यहां से तो एक क्वेश्चन और भी खड़ा हो सकता है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, तो आपको बताना है कि आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, और उस जठर ग्रंथियों में से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl, H2SO4, HNO3 या वसा अम्ल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बच्चे HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलना है आपको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जो पाचन में सहायक होते हैं। और यहां तक कि HCl जो होता है जो भोजन के साथ जो जीवाणु अंदर गए होते हैं उनको मारने का भी काम करता है। तो याद रखेंगे आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं सारे बच्चे, बी ऑप्शन में H2SO4 लिखा हुआ है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? H2SO4 को क्या बोलते हैं? H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला मेरा प्रश्न है कि कोशिकीय शोषण में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? सीधी सी बात है कि जो ग्लूकोज होता है उसी का विखंडन होता है कई रूपों में। तो कोशिकीय शोषण में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ओके, अगला प्रश्न है कि पाचन की प्रक्रिया में वसा किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वसा जो होता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल दो पदार्थों में बदल जाता है। प्रोटीन पूछेगा तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ये याद रखना है, आपने पूरा नोट्स को पढ़ा होगा। पाचन की प्रक्रिया में वसा किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। आपको हर हालत में इसे याद करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त दोनों को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सारे बच्चे अमीनो अम्ल। क्या होगा? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही किस अणु के रूप में संचित हो जाता है। जब कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा क्या होता है, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। और इसे भी याद रखें, जो कोशिकाएं होती है हमारे, जिससे एक जीव का निर्माण होता है, आपने तो पढ़ा ही होगा ना कि कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं के ही अंतर्गत एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में रख दिया जाता है। ठीक है, तो एटीपी का एक प्रश्न ये भी आता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो ए से एडिनो, टी से ट्राई और पी से फास्फेट, एडिनो ट्राई फास्फेट। ठीक है ना, इसे जरूर याद रखेंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे जरूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चे कि पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो पौधे जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो रंध्र के द्वारा करते हैं, कि फूल के द्वारा करते हैं, कि तना के द्वारा, कि जड़ के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रंध्र द्वारा करते हैं। आपको पता होगा कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को ही रंध्र या स्टोमाटा कहा गया है, और उन छिद्रों से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि CO2 को वो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है हम लोगों के लिए। ठीक है, यहां तक कि इसी छिद्र के द्वारा, इसी रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है सारे बच्चे, जो हम लोग का हृदय होता है वो उस हृदय के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाला को आलिंद और नीचे वाले को नीले कहते हैं। ठीक है, तो आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। तो कुल कितने चेंबर हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं सारे बच्चे, इसे जरूर याद रखना। अब अगला प्रश्न है, किस यंत्र द्वारा रक्तदाब, रक्तदाब, रक्त यानी ब्लड, दाब यानी प्रेशर, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो सारे बच्चे, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप देखिएगा, जब आप बीपी मपवाइएगा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी यानी रक्तदाब, तो आप देखिएगा जिस मशीन से वो बीपी डॉक्टर मापता है उस मशीन को बोलते हैं सारे बच्चे स्फाइग्मोमैनोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस यंत्र द्वारा हृदय की धड़कन सुनी जाती है। तो जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए हुए रहता है उस यंत्र को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे वो हृदय की धड़कन को सुनता है। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 120/80। अगला है कि मनुष्यों में वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क जानते हैं क्या होता है, वृक्क जो होता है किडनी होता है। क्या होता है, किडनी। और किडनी जो होती है हमारे शरीर में वो 2 होती है। ठीक है, जो क्या करता है, तो यूरिन को छानता है, यानी यूरिन यानी पेशाब को छानता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। पाचन तंत्र में किडनी नहीं आती है, श्वसन तंत्र में भी नहीं आता, उत्सर्जन तंत्र में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, यूरिन को छानने का काम करता है। ठीक है,
अगला मेरा प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखो सारे बच्चे, एक आप सुनेंगे पादप उत्तक में एक जाइलम उत्तक से सवाल आता है, एक फ्लोएम उत्तक से सवाल आता है। ठीक है, तो ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। तो जो जाइलम होता है, ज से जाइलम और ज से जल, जल का परिवहन करता है। यानी कि आप जब पौधे की जड़ों में पानी डालते हैं तो वो पानी को ऊपर की तरफ ले जाता कौन सा उत्तक है? जाइलम। कौन है? जाइलम। और एक फ्लोएम होता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, वो भोजन का परिवहन करता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन के लिए। परिवहन का मतलब ले जाना, ले आना, ये परिवहन होता है। ठीक है, अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो जीव भोजन का निर्माण करते हैं उन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की भी जरूरत होती है। CO2 का मतलब जानते हैं बच्चे क्या होता है? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O को भी जरूरत होती है, यानी कि जल। ठीक है, आप पौधे में जल नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो CO2 भी जरूरी है, H2O भी जरूरी है। क्लोरोफिल, एक सवाल आता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। तो CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सभी की जरूरत होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है सारे बच्चे कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्प के रूप में जल की हानि, यानी जल निकल रहा है। तो मैंने क्या बताया सारे बच्चे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और उन छिद्रों से जल क्या होता है? वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यानी उस प्रक्रिया को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। सारे बच्चे वाष्पोत्सर्जन का संधि विच्छेद करिए, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो रहा है, यानी वो निकल रहा है। इस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सारे बच्चे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।